जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका द पारस भुक्ते शो में। और जैसा कि हम हर संडे को फेसबुक के ऊपर लाइव किया करते थे करियर काउंसलिंग रिलेटेड, उसी चरण में हम आगे बढ़ते हुए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू लाइव करने की। क्योंकि फेसबुक के थ्रू हमें ड्यूअल एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ रहा था, जिसके कारण कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, दो लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमें हमारे पिछले जो गेस्ट थे शिवम त्यागी जी, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सर क्यों ना आप इंस्टाग्राम के थ्रू लाइव करो। हम काफ़ी समय से ट्राई भी कर रहे थे कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू हम लाइव आए। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही विशेष हैं और वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ में सीधे लाइव जापान से। जी हाँ दोस्तों, वो जापान में जो हमारे आज के गेस्ट हैं बहुत ही अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्चर हैं और ऑस्ट्रोप्रीनियर हैं। आपको पता है मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, तो मैं आप सबका परिचय जब हम उनके साथ में भी लाइव ज्वाइन होंगे। आदित्य बारस्कर जी आज हमारे साथ में लाइव ज्वाइन होंगे जापान से सीधे। और आज का जो हमारा करियर काउंसलिंग का टॉपिक है वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से पीएचडी, यानी कि डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग हम कैसे करें। बहुत सारे लोगों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती क्या है यही नहीं पता। तो आदित्य भाई से मेरी बात हुई थी और चलिए आदित्य भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि हम आदित्य भाई का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। आपकी तालियां तो सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहीं से स्वागत करना चाहता हूं आदित्य भाई का। और ये हमने थोड़ा सा समय लग रहा है, हम भी आज पहली बार इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं और आज हम उनसे बहुत अच्छी बात करें। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जी आदित्य भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिजी शेड्यूल में से आज, क्योंकि आज भी आपका कुछ रिसर्च वगैरह काम चल रहा था जी, और जी आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज समय निकाला, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। और स्वागत करना चाहता हूं आपका द पारस गुप्ते शो में। बहुत ही खुशी की बात है आज कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू। और क्या चल रहा है आदित्य भाई, आप बताइए। अभी तो सब बढ़िया है, बस चल रहा है यहाँ पे रिसर्च कैसा है वर्क कर। कोविड का माहौल, कैसा है जापान में? जापान में सेकेंड वेव भी चली गई है और यहाँ पे प्रिकॉशन पहले ले लिया गया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जैसा कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, वो एक रिसर्च फैसिलिटी है, यहाँ की नेशनल रिसर्च फैसिलिटी। सो ये एक अच्छा। छोटे से आइलैंड है, तो यहाँ पे एक भी कोविड पॉजिटिव जो भी रहता था उसको सबसे पहले ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी में कुछ भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। राइट 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 राइट। तो मैं हमारे सभी व्यूवर्स को एक बार मैं फिर से आदित्य बारस्कर जी का मैं परिचय देना चाहता हूं। आदित्य बारस्कर जी जो है वो रिसर्चर है और ऑस्ट्रोप्रेनियर है। आदित्य भाई यदि मैं कहीं पर गलत बोल दूं तो उसको मैं क्षमा चाहता हूं, उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। और रॉकेट एंड क्या एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग स्पेस सिस्टम डायनेमिक लेबोरेटरी खुशु यूनिवर्सिटी, राइट? खुशु ये यूनिवर्सिटी फुकुओका जापान में रिसर्च कर रहे हैं। एम आई राइट आदित्य भाई? जी, ये क्यूसू यूनिवर्सिटी है, फुकुओका की इंपेरियल यूनिवर्सिटी। तो वहां पे ओके। मेरा रिसर्च चल रहा है। जापान एरोस्पेस एजेंसी, जैसा कि अपना इंडिया में इसरो है, वैसा यहाँ पे जी। जाक्सा है। तो क्या उनके बात। साथ में मेरा रिसर्च यहाँ पे लेबोरेटरी में चल रहा है, और मैं एस्ट्रोप्रेन्योर प्लस रॉकेट इंजीनियर और एस्ट्रोनॉटिक इंजीनियर हूँ। अरे वाह वाह वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू आदित्य भाई एंड वी थैंक लव यू। हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर। तो और इसी के साथ साथ आदित्य भाई जो है वो डायरेक्टर है और को फाउंडर है एंट्रॉफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। आदित्य भाई, जी। ये तो आपने बताया कि जो आप जापान में जो कर रहे हैं, इसरो जैसे हमारे इंडिया में इसरो है रिसर्च सेंटर है, वैसे ही जापान की जो ये यूनिवर्सिटी वो भी एक रिसर्च सेंटर है। ये जो आपने एंट्रॉफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिया में शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। तो बेसिकली मैं जब बैचलर कर रहा था, उस समय से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा शौक था। तो जी। स्टार्टिंग में मैंने दो कंपनियां को डेवलप किया। प्रोजेक्ट जी। हमारे ऑनगोइंग है, बट सक्सेस नहीं मिली। एज अ एंटरप्रेन्योर कभी भी आपको डायरेक्टली सक्सेस नहीं मिलती। सो अच्छा। जब मैं मॉस्को में था, तो मैंने एक चीज देखी कि हमारे इंडिया में, जब मैं बैचलर कर रहा था, मेरे पास में स्कोप नहीं थी कि मैं एरोस्पेस में कैसे जाऊं। फिर जब मैं मास्टर कर रहा था रशिया के अंदर, तो उस समय पे मेरे बड़े भैया पीयूष बारस्कर, तो वो जी। हमारे साथ में वहां पे घूमने आए थे। तो हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे।
फिर हमने सोचा कि हम सब एक रिसर्च फैसिलिटी में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, मैं स्पेस सिस्टम में काम करता हूँ, और ऐसे बहुत सारे रिसर्चर है जिनके पास में दिमाग है पर स्कोप नहीं है इंडिया के अंदर कि कैसे किया जाए। तो हमने सोचा क्यों राइट। नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे स्टूडेंट का दिमाग यूज किया जाए और वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी के साथ में कोलेबोरेशन करके नए प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए, और इसको नॉन लाइक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो इसके ओके। साथ में हमने ये कंपनी चालू की, और सबसे फर्स्ट भेजदई बेसिक कंपनी है ये हमारे। जी। और हमारा प्रोजेक्ट अभी तक के हमने उसके साथ में 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, आईओटी सॉल्यूशन के लिए 3 कंपनी के साथ में कोलैबोरेट किया है, 28 यूनिवर्सिटी एंड कंपनी वर्ल्ड वाइड में। वाह वाह। अभी तक के हमारे पास में 4 ऑफिशियल ब्रांच है, जो कि जर्मनी में, बेलारूस में, मॉस्को में, बैतुल के अंदर है, और एक 5वीं ब्रांच यहाँ पे हम फुकुओका जापान में भी खोल रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट एक जैसे आईओटी बेस्ड फिश फार्म है, तो वो हम भेजदई में ऑनगोइंग चल रहा है अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। सो इन द फ्यूचर मे बी 6 मंथ्स में हमारा प्रोग्रेस और आगे बढ़ते जाएगा। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदित्य भाई, और जो आप इंडिया के लिए कर रहे हैं जापान में रह करके, क्योंकि यही होता है कि हमारे यहाँ का टैलेंट बाहर जा रहा है, लेकिन आप बाहर से बैठे बैठे अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, और चूंकि आप, मैं आदित्य भाई को और परिचय देना चाहता हूँ कि आदित्य भाई जो है वो बिलोंग करते हैं बैतूल मध्य प्रदेश से, और बैतूल मध्य प्रदेश के भी एक छोटे से ब्लॉक से, जो कि एक आदिवासी ब्लॉक है, जो एक जो आदिवासी बोलते हैं उन्हें, जो पुराने जो लोग होते हैं, आदिवासी ब्लॉक है। और वहां पर रह करके शायद आपकी स्टार्टिंग की पढ़ाई भी वहीं पर हुई है। जी, तो मेरा बेसिकली स्टार्टिंग में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जी वहां से चालू किया था, प्योर हिंदी मीडियम। और फिर जी उसके बाद में मैं नवोदय विद्यालय बैतूल गया, वहां से फिर जी। मैं श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, जहां से मैं अपना बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। पर जैसे इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि आप किस चीज में पढ़ना चाहते हो और किस चीज का सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो एक साथ मैच करना बहुत प्रॉब्लम रहता है। और मुझे एरोस्पेस, सैटेलाइट डिजाइनिंग, या फिर आउटर स्पेस में इंटरप्लैनेटरी मिशन कैसे करते इस पे दिलचस्पी थी। इंडिया में ओके। कॉलेजेस नहीं थे, तो मैंने अपनी ब्रांच चेंज की इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर सीधे मैं एरोस्पेस में गया। मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट रसिया से मैंने मास्टर डिग्री की, वहां पे उनकी रशियन स्पेस एजेंसी के साथ में काम किया 1 साल। और फिर उसके बाद में मैंने प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे वर्ल्ड वाइड पूरा भेजा 88 प्रोफेसर्स को कि मुझे प्रोजेक्ट करना है स्पेस सोलर पावर, एक बहुत बड़ा सैटेलाइट बनाना चाहते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर स्क्वायर का सैटेलाइट रहेगा। अरे जहाँ बाप रे। अगर आप मून को देखेंगे और हमारे सैटेलाइट को देखेंगे तो मून छोटा दिखेगा। अरे बाप रे बाप। तो इस सैटेलाइट के ऊपर मैं काम करना चाहता था, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोजेक्ट था। उनकी हर एक बुक में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, पर इंडिया में कोई इस पर रिसर्च करना नहीं चाहता। तो जापान के साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, और उनको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो इन्होंने मुझे कॉल किया मॉस्को से। तो मैं मॉस्को से सीधा फ्लाई किया टोक्यो जाक्सा के अंदर, और उनको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बोले 6 महीने में अपना प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल है कि नहीं बताइए आप। तो 6 महीने के लिए मैंने रिसर्च यहीं पे चालू किया, और उनको पसंद आया तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली अपॉइंट कर लिया। ओह, दैट्स ग्रेट। तो मेरा यही एक छोटा सा सोचना आदित्य भाई, देखिए, क्योंकि मैं अपने आप को आज ही में ये सोचा था कि बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ बैक बेंचर कॉलोनी, मतलब एक क्लासरूम के जो बैक बेंचर्स होते हैं मैं उनको मैं बिलोंग बस करता हूँ। और जी जी जी, मैं बस बताइए। कॉलेज के समय पे बैक बेंचर था, मैं स्कूल टाइम में बैक बेंचर नहीं था, क्योंकि स्कूल टाइम में अच्छा मेरी हाइट छोटी थी। अच्छा, वो डिसएडवांटेज था। नहीं, लेकिन आदित्य भाई, एक्चुअली जो हमारे शो का भी उद्देश्य यही है कि हम हमारे एजुकेशन, मतलब हमारे जो है जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, चाहे वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है या बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन हम उसके जितने भी दिमाग के चक्षु होते हैं ना, वो खोलना चाहते हैं कि बेटा आप जी हर फील्ड में जा सकते हो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। हमारे पास में एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास में गाइडेंस देने वाले हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे, आप अपनी संबंधित फील्ड में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जैसे अभी हमारे साथ में मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर नाम जुड़ा हुआ है मृदुल शर्मा जी का, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मृदुल भाई भी हमारे बहुत ही काबिल मेंटर है, इनके साथ भी हमने लाइव किया था, और मृदुल भाई जो है अभी जी मीडिया के साथ में काम कर रहे हैं। जी और मैंने मुझे तारीफ करने में इसलिए, हाँ, तारीफ करने में इसलिए और अच्छा लगता है कि मृदुल भाई इज ऑल्सो एन इंजीनियर। जी सो वेन एवर इंजीनियर, जब भी कोई इंजीनियर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जगह पे पहुंचता, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है।
आदित्य भाई, मेरा पहला जो आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि एक मन में होता है ना, जैसे अभी अभी यदि कोई बच्चा 10th 12th में हो और एक भैंसदेई जैसे छोटी जगह से है, तो उसके लिए विदेश में पढ़ाई करना और विदेश में पढ़ाई करने की सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती जी। है ना? तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आपकी जो जर्नी रही, आपकी जो लाइफ जर्नी रही फ्रॉम द भैंसदेई टू जापान, मैं चाहता हूं कि इस पे आप थोड़ा संक्षिप्त में एक ऐसा विवरण डालें कि जो बच्चे इसको सुने तो उनको पता चले कि वो भी आपको फॉलो करके, यदि कुछ सीख करके वो भी आगे बढ़ सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द हमारे सामने कहते एक वैल्यू रहती है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पर जी। इंग्लिश एक कहते हैं इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं होती, वो सिर्फ एक मीडियम रहता है जहां पे आप अपना कन्वर्सेशन या फिर अपना थॉट बता सकते हैं। तो मैं भैंसदेई से आता हूँ, तो आज भी मैं स्कूल को स्कूल ही बोलता हूँ, ईस लगाता हूँ। तो वो जो मेरे साथ में प्रॉब्लम है वो मैं हर जगह पर फेस किया हूँ, पर इसको अच्छा। एक बैरियर ना समझे। और भैंसदेई में जी। मैं रह करके ये जाना हूँ कि कहते हैं हिंदी इंग्लिश ये कोई मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपको क्या आगे बढ़ना है। अब जैसे मैं भैंसदेई से वहां से जब मैं एसएसवीएम में था, तो वहां पे नवोदय विद्यालय के एग्जाम निकले, नवोदय विद्यालय में मैं सेलेक्ट हुआ एज अ वेटिंग लिस्ट में भी, यानी टॉप लेवल पे नहीं, बैक बेंचर ही था वहां से भी। जी। और मैं जैसे ही नवोदय विद्यालय में गया, वहां पे मुझे एक क्यूरियोसिटी और प्रोफेसर के कहते बहुत अच्छे थॉट्स मिले, वहां पे मुझे सीखने को बहुत ज्यादा मिला। पर एक चीज रहती है कि आप एक किताबी नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज, इसके अंदर में डिफ्रेंशिएट करना अगर सीख गए तो बहुत अच्छी चीज है। और मेरे साथ में ये है कि मुझे जब तक के दिमाग में उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन नहीं बैठता, मैं उसको समझ नहीं सकता। और राइट। यही चीज मुझे स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गई। मेरा परसेंटेज से लेकर के सब चीजें डाउन थे, पर मेरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आज भी उतना ही है जितना मेरे स्कूल टाइम पे था। और उसी को मैंने बेसिस बनाया कि कहते मुझे आगे बढ़ना है। तो सभी के सभी जब हमारे इधर बैतूल से जो भी निकलते हैं तो फर्स्ट चॉइस रहती है भोपाल इंदौर। और मैंने ये चीज देखी कि उस समय पे मुझे एरोस्पेस में जाना है। एरोस्पेस का एक भी इंस्टीट्यूट यानी आईआईएसटी आईआईटी के अलावा कोई भी नहीं था। तो कैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे पास परसेंटेज नहीं है, मेरे पास में स्कोर्स नहीं है। तो इसके लिए मैं फाइंड किया कि कहते सीधा मैं इसरो की वेबसाइट पे गया, वहां पे देखा कि कौन से जॉब्स ओपन होते हैं। तो उसमें देखा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इनके ज्यादा जॉब्स है, न कि मैकेनिकल और एरोस्पेस के। तो फिर मैंने उसके हिसाब से अपना इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन चूज किया, महाराष्ट्र का अच्छा। डीएसटी ज्वाइन किया। वहां पे जाकर के मैंने अपना प्राइमरी इंजीनियरिंग एजुकेशन किया। और वहां पे बहुत सारे बैकलॉग लगे, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर विदाउट बैकलॉग नहीं है। राइट। बिना बैकलॉग के तो इंजीनियरिंग ही नहीं है। जी। और फिर उसी समय पे मेरे बड़े भैया जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो भी एक मुझे बड़े भैया का हमेशा एक वो रहा है कि सपोर्ट रहा है उनका। मैं देख देख के, क्योंकि जब सामने एक बड़े भैया आपके सामने चल रहे हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या फेस प्रॉब्लम हुई है। और उन्होंने वही चीज शेयर किया। वो भोपाल से किए थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और सेम थिंग मुझे वहां पे मिली। फिर बड़े भैया जब बेलारूस गए वहां पे मास्टर करने के लिए, तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ, अगर बड़े भैया जा सकते हैं, उन्होंने ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो एक ऑप्शन मेरे लिए भी है। पर मुझे अपना ऑप्शन खुद चुनना है, न कि उनके थ्रू जाना है। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद में, लोगों का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है कि हमको 12th करना है और उसके बाद में हमें फॉरेन जाना है। फॉरेन जाना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। फॉरेन जाना एक ठप्पा बैठता है कि हाँ आप एक फॉरेनर, एक एनआरआई बन गए हो, पर वो एक अच्छी चीज नहीं है अगर आप जब तक कि उसको पॉजिटिवली ना लिया जाए। और यही चीज बड़े भैया ने भी हमें समझाया कि कहते हैं अगर आप फॉरेन में आना चाहते हो तो एक सिंपल सा फंडा याद रखिए कि आपको जो भी चीज करना है उसको रिवर्स बैक अपने इंडिया में वापस लेके जाना है, और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि स्कॉलरशिप का क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे मम्मी पापा से पैसे नहीं लेना है, और मम्मी पापा टीचर है। तो उनसे जी। पैसे लेना, और इतना फॉरेन में अगर 1-1 करोड़ देकर के मैं यूएस जाऊंगा, और वहां से अगर मुझे 1 करोड़ की जॉब नहीं लगती है, तो मैं तो पूरा कंगाल हो जाऊंगा, साथ में फैमिली का भी थोड़ा सा बंटाधार हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसके लिए मैंने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना चालू किया, और प्रोफेसर से क्या डिस्कस करना चालू किया कि सर मुझे इस फील्ड पे रिसर्च करना है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपके पास में आ सकता हो क्या। और इसी चलते मुझे बहुत सारे प्रोफेसर के जवाब मिले, उनके साथ में बात किया। फिर अपने जो एग्जाम्स, जो अपने रिपोर्ट्स
प्रोजेक्ट वर्क्स एंड पेपर पब्लिकेशन। मैं इंजीनियरिंग से पेपर पब्लिकेशन कर रहा था, तो वो पेपर पब्लिकेशन जब मैंने भेजे तो उनको बहुत अच्छे लगे कि हाँ, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तब से अगर वो कॉन्फ्रेंस और पेपर पब्लिकेशन कर रहा है तो मे बी ही इज मोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च देन द ओनली नॉलेज फॉर फ्यू थिंग्स और गेटिंग अ डिग्री। सो मेरे को ये चीज उन्होंने को लगा, और यही चीज फिर उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन भी दिया, और फिर एमपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज तक के मैक्सिमम जा सकती है। तो उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ, टॉप 5 लोगों का लिया जाता है पूरे एमपी से। तो मुझे स्कॉलरशिप मिली और फिर मैं मॉस्को फ्लाई किया। मॉस्को में जाकर के मुझे डायरेक्टली एक नया इन्वायरमेंट मिला। नो इंग्लिश स्पीकिंग, नो हॉट फूड, नो हॉट कल्चर, एक्सेप्ट वहां पे सिर्फ यही था कि -40 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर -23 डिग्री। तो ये इस टेम्परेचर में डायरेक्टली जाना एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। पर वहां पे ये जाकर के एक सरवाइव करना कैसा है ये सीखने को मिला। और साथ में तुरंत मुझे बहुत सारे स्पेस सेक्टर के, यानी जहाँ जिस इंस्टीट्यूट को मुझे ज्वाइन करने को मिला वो मिलिट्री इंस्टीट्यूट था। तो वहां पे आज तक के 23 एस्ट्रोनॉट वहां से निकले हैं, जो दुनिया के सबसे अरे ज्यादा वाह, एस्ट्रोनॉट निकलने वाले हैं। क्या और बात अभी है। और 3 एस्ट्रोनॉट जो मेरे बैच से निकले वाले हैं वो अभी रशियन स्पेस एजेंसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अच्छा। वहां पे जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और इसके फैसिलिटी को कैसे यूटिलाइज किया जाए, स्पेस साइंस को कैसे पढ़ा जाए, और सैटेलाइट कैसे डिजाइन किया जाए। और फिर उसके बाद में मैंने जाक्सा का रुख लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे और अपॉर्चुनिटी दिखी। इनको मेरे प्रोजेक्ट जो कि आज तक के मैंने रिसर्च पेपर जो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से मेरे बैकलॉग से लेकर के वो सब दिखाने के बाद में भी उनको लगा कि हाँ, ये रिसर्च करना चाहता है तो इसको बुलाया जाए। तो उन्होंने फ्लाइट टिकट दे करके मुझे जापान बुलाया, इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू बहुत खास था मेरे लिए, क्योंकि 23 लोग अच्छा सामने बैठना, और उसमें से 3 एस्ट्रोनॉट, और वो मेरा इंटरव्यू ले ले, और मैं ऐसा लग रहा क्या। था कि सिंपल एक प्रोफेसर के समान जब जाते हैं तो स्टूडेंट जब रहते हैं तो उनको कैसे समझाना है, और वो सब इंटेलिजेंट, सब साइंटिस्ट। तो पर क्या थोड़ा वो बता इंटरव्यू, पाएंगे इंटरव्यू में क्या सवाल ववाल हुए थे आपसे, थोड़ा सा? मुझे मुझे थोड़ा तो सा क्यूरियोसिटी आ रही है। जी, सो बेसिकली मैं जब पहले जापान पहुंचा, तो फर्स्ट डे जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे लगा उबर तो हर जगह रहती है। तो अच्छा। उबर की मैं एप्लीकेशन खोला, उबर टोक्यो से, संगमारा एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाक्सा का हेडक्वार्टर है। तो जैसे मैं उबर की टैक्सी के लिए एप्लीकेशन खोल के बुक किया, तो ओनली 53,000 रुपीज का यानी जर्नी था, 40 किलोमीटर का। मैंने बोला अरे वापिस जा सकता हूँ। ओनली 53,000 रुपीज का टैक्सी का जर्नी, 43 जी किलोमीटर का। जी। सो फिर मैं वहां से सिंपली ट्रेन पकड़ के समझ करके, और यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, तो वो अच्छा पकड़ के मैं डायरेक्टली संगमारा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, वहां पे जाक्सा हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया। नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जैसे ही गया तो सामने 23 जनों के सामने, 23 पीपल्स के सामने एक इतनी इतनी मोटी मोटी फाइल थी। और वो जब अच्छा फाइल उन्होंने, जैसे मैं सभी के सभी आए, तो जापान का एक कल्चर है कि हर कोई 10 मिनट पहले आता है। अगर 9 बजे मीटिंग है अच्छा। तो 8:45 या 8:50 तक के आपको रिपोर्ट करना है। और सबके सब अच्छा। रिपोर्ट करने के बाद में अपनी फाइल खोले, उसके अंदर साइड में मेरी बड़ी फोटो, जैसे अच्छा। कि जो क्रिमिनल टाइप के रहते हैं वैसी वाली पूरी फाइल खोली उन्होंने, बड़ी फोटो। उसके बाद में मेरी थीसिस, बैचलर, मास्टर, आज तक हाँ के पूरे पेपर्स, वो सबके हाँ। सब, और मेरा प्रपोजल, ये सबका सब रखा। और मैं थोड़ा डर गया कि सबके पास में सभी चीज मेरी, यार पूरा बैकग्राउंड पड़ा है इनके पास में। फिर उनको फिर समझाने लगा कि कहता है ऐसा ऐसा, ये मेरा स्पेस सोलर पावर सेटेलाइट बनाना चाहता हूँ, उसके थ्रू मैं स्पेस में एनर्जी, साथ में अर्थ पे एनर्जी, और मून मार्स मिशन में करना चाहता हूँ। मेरा फोकस अर्थ से हटकर बिजनेस फोकस पे है, कि मैं स्पेस सोलर पावर से वायरलेस पावर ट्रांसमिट करूंगा, तो सैटेलाइट को मैं रेंट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में मार्स और मून पे अगर हम इंसान भेजते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। तो उनको ये टॉपिक मुझे बहुत फिर अच्छा से लगा। फिर से फिर से थोड़ा सा बताएंगे, मैं थोड़ा सा उसको और अच्छे समझना चाहता हूँ। जो आपने बताया उनको क्या जवाब दिया आपने, क्या करना चाहते हैं आप? मैं एक सैटेलाइट बनाना चाहता हूँ जो कि कहते हैं जी। एनर्जी ट्रांसमिट करे, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। अच्छा, सो ये जो वायरलेस पावर वायर, ट्रांसमिशन। हाँ, ये मेरा मेन रिसर्च अभी भी चल रहा है 3 साल से। सो जी। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, अगर आप देखेंगे इन द टाइम राइट नाउ,
हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है 1960 के बाद में, वो हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन के कारण। आज आपके पास में आईफोन है, टैबलेट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सबका सब वायरलेस कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट है। पर व्हाट विल जी। बी द नेक्स्ट फ्यूचर? और नेक्स्ट फ्यूचर ओके। होगा वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, कि आप ओके। जा रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, पर मोबाइल के अंदर स्क्रीन नहीं है, मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है, और आप कहीं पे भी घूमिए, आपको कोई बैटरी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। घर में लाइट लगा है पर उसमें वायर नहीं है, बाहर साइड में रावण खड़े हैं तो उनकी जरूरत नहीं है। यानी आप सोच सकते हैं कि पूरी जगह से हमारे आयरन से लेकर के जितनी भी चीजें खनिज है वो सब बच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बहुत इजी रहेगा, कहीं पे भी कोई एक वाईफाई सिग्नल के समान आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो मेरा प्रपोजल था कि मैं स्पेस से अर्थ पे भेजूंगा, ताकि हर किसी को, जैसे कम्युनिकेशन आपका सैटेलाइट डिस्क से नेटवर्क मिलता है, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और ये मैंने प्रोजेक्ट दिया उन्हें, साथ में ये बताया कि इससे हम सैटेलाइट को भी पावर कर सकते हैं। तो सैटेलाइट का 25% जो वेट रहता है वो बैटरी और सोलर पैनल पे रहता है, तो उसको रिप्लेस किया कैसे जा सकता है, जिससे लाइफ टाइम भी बढ़ जाए, पैसा भी बढ़े, और कहते राइट। कमाई ज्यादा हो। और राइट। उनको ये राइट। राइट। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो आपने अभी जो बात कही कि आप स्पेस से पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमिशन के थ्रू आप भेजना चाहते हैं, तो स्पेस में कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे, तो थोड़ा सा तो मैं इस जानना चाहता हूँ। मेनली हम फोटोवोल्टिक जो सेल्स रहते हैं अपने, जी। पीवीसी सेल्स अर्थ पे, वो जनरेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और नॉर्मली जी। जो पीक टाइम रहता है उस समय पे मीन्स 2 आवर्स, और सिर्फ 2 आवर्स 24 आवर्स में हम कलेक्ट करते हैं। पर सेम चीज अगर हम स्पेस में लेके जाते हैं तो चौबीसों घंटे हम कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो इसका अच्छा। जो वैल्यू है, जो अर्थ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी है और स्पेस में इतनी मिलती है, तो वहां पे अच्छा। हम सोलर पैनल एक, यानी 150 किलोमीटर का सोलर पैनल, 45 किलोमीटर स्क्वायर का सोलर पैनल, 5 किलोमीटर का सोलर पैनल, ये वहां पे लगा करके माइक्रोवेव 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी पे उसको अर्थ पे भेजना है। सल्यूट है बॉस। बहुत अच्छा। एक्चुअली ना ये थोड़े बहुत मतलब फितरती जो आइडियाज होते हैं, ये मेरे दिमाग में भी बहुत पहले चीज आई थी कि जैसे जो हम मोबाइल को जो चार्ज करते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम मोबाइल को भी बिना पिन के और इसके उसके चार्ज कर पाए। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन आजकल शायद कुछ मोबाइल आ गए जो ऐसे रख करके चार्ज हो जाते हैं, वायरलेस लेकिन उसमें फिर भी पावर ट्रांसमिशन। नहीं, लेकिन शायद अभी भी वायरलेस पावर ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन वो फिर भी जुड़ते हैं, मतलब रखना पड़ता है उसको किसी ना वो किसी से। डिस्टेंस जो है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि वो कपलिंग हाँ। इसके ऊपर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अभी कोई मोबाइल भी लॉन्च हो तो एक दूसरे को बैटरी से पावर ट्रांसमिट कर सकते जी। हैं। आई थिंक सो इट्स तो अ पार्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन ना। जी जी, ये सबका सब वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का पार्ट है। मेनली यही चीज है जी। कि पावर को कंटिन्यू ट्रांसमिट कैसे। एक अभी कंपनी है, इसराइल की कंपनी, तो वो जी। वर्क कर रही है कि आपके रूम के अंदर इंफ्रारेड सेंसर लगा करके आप कहीं पे भी घूमिए, आपके मोबाइल को अच्छा। कंटिन्यूअसली नेटवर्क मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। और जैसे जापान और चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अभी वर्ल्ड वाइड में जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज्यादा हो रही है, पर अच्छा। इलेक्ट्रिक अच्छा। व्हीकल को चार्जिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां पे ओके। हम क्या कर सकते हैं कि एक रोड जो बन रहा है, रोड के जी। नीचे ही साइड में एक इलेक्ट्रिक लाइन लगा दी जाए, और वो वायरलेस अच्छा। पावर ट्रांसमिट करे, और राइट। तो वो ओके। कंटिन्यू चलते रहेंगे, आपको कभी रुकने की जरूरत नहीं है। वाह वाह। सेम चीज अगर आप ड्रोन यूज किए होंगे, तो ड्रोन 25 मिनट मैक्सिमम, अगर DJI यूज किए तो 25 मिनट चलते हैं। और वहीं पे अगर उसको कंटिन्यूसली चलाना है तो बैटरी रिप्लेस करो, बैटरी रिप्लेस करो, उससे अच्छा वायरलेस पावर ट्रांसमिशन लगा लो। बहुत बहुत अच्छा आइडिया आपका, तो यार सल्यूट है। मतलब बेसिकली जो बोलना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमी के लिए जो स्पेस में जो सैटेलाइट्स और जो भेजते हैं हम, स्पेसशिप्स वगैरह भेजते हैं, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि उसमें सबसे ज्यादा जो होता है फ्यूल का वेट होता है, फ्यूल, बैटरीज और इन सब चीजों का वेट होता है। क्योंकि अभी एक मैं आप, चूंकि आप इस फील्ड से, तो मैं आपका जिक्र करना चाहूंगा आपसे। अभी बीच में एक मूवी आई थी मिशन मंगल, या है ना ऐसे करके, मिशन मंगल। तो उसमें भी मैंने देखा था, तो उसमें बताया गया था कि सर ये ऐसे नहीं पहुंच पा रहा, तो पूरी वाले सिद्धांत पे कि बैटरी बंद करेंगे फिर भेजेंगे, उन्होंने भेजा था। तो आपकी जो रिसर्च है बहुत ज्यादा काम में आएगी। जी जी। सो मेनली हमारे इसमें अगर सैटेलाइट जो भी हम भेजते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक तो कम्युनिकेशन और दूसरा पावर मैनेजमेंट। तो पावर मैनेजमेंट में आपका फ्यूल भी रहता है,
और साथ में बैटरी, सोलर पैनल, और अगर ये कुछ भी फेल हुआ, कम्युनिकेशन फेल हुआ, एक सैटेलाइट गया, उसका कम्युनिकेशन टूटा, जैसे प्रज्ञान रोवर का चंद्रयान 2 लैंड किया, प्रज्ञान रोवर का कम्युनिकेशन टूटा, वो लैंड करते करते प्रॉब्लम हो गई, वो गिर गया, तो अब हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो मिलियंस डॉलर्स के प्रोजेक्ट रहते हैं, कई बिलियन बिलियन डॉलर्स के रहते हैं। और अगर उसका एक कम्युनिकेशन, जो एक सिंपली सोचिए, एक आपका वाईफाई सिग्नल टूटना, उतना अगर कहते हैं सिंपल वहां पे टूट गया सिग्नल, तो पूरा का पूरा बिलियन डॉलर गए हमारे। और वहीं पे अगर पावर मैनेजमेंट सिस्टम एक क्रिटिकल सेकंड ऑप्शन रहता, क्योंकि उसके बिना पे कोई एवियोनिक्स नहीं चलेगा, कोई भी उसके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को और लाइफ टाइम भी पावर पे डिपेंड करती है। अगर पावर 15 साल का ही आप स्टोर कर सकते हो, तो उसके बाद में आपका मिशन काम का नहीं है। तो इसलिए जो लाइफ टाइम रहते हैं सैटेलाइट के, वो 15 साल 20 साल, उसके ऊपर का कोई सैटेलाइट नहीं देखेंगे आप। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जैसे वो जो आप मंगलयान का बता रहे हैं, मॉम मिशन का, तो उन्होंने पूरी का सिद्धांत दिया था। वो एक बहुत अच्छा सिद्धांत था कि अर्थ का रोटेशन और मून का रोटेशन को यूज करके, थोड़ा उनका पावर को यूज करके हम डायरेक्टली भेजेंगे। तो ये एक बिल्कुल पावर मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी हमारे जितने व्यूअर्स हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भैया ये आज जो हमारे साथ में आदित्य भाई जी जुड़े हुए हैं, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप उनकी बात से समझ लो। आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, लाइव ज्ञान लेने का मौका मिल रहा है, तो जितने भी आप लोग देख रहे हो उसको शेयर करिए। और जो हमारा शो है द पारस गुप्ता शो, इसको आप बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि हम हर वीक लेकर के आते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स। और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे आदित्य भाई के साथ में, क्योंकि अभी हमारे कोई स्पॉन्सर नहीं है ना, इसलिए हम कोई ब्रेक भी नहीं ले सकते, वरना हम ब्रेक भी लेते। और यदि कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो कर भी सकता है ना। तो आदित्य भाई, इसमें ये जो आपकी जर्नी रही बहुत ही शानदार रही। इसमें मुझे एक चीज और पता चली है कि आपकी जो फैमिली है, जी, आपकी जो फैमिली है, आपकी मम्मी को भी, आपकी मम्मी भी शायद शिक्षक है, फादर भी शिक्षक है, दोनों शिक्षक हैं शायद। जी, तो आपके फादर से तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, हमारे आदरणीय बाबूजी है चंद्रभान भारस्कर जी। और जैसा आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, वैसे हमारे ऊपर भी उनका आशीर्वाद रहता है हमेशा। तो मुझे, मेरे जो थोड़ी बहुत हमने जो हमको जानकारी मिली है कि आपकी मम्मी भी राज्यपाल पुरस्कृत है, राष्ट्रपति से भी शायद उनको पुरस्कार मिलने वाला था। तो थोड़ा उसके जी। बारे में भी आप बताइए, आपके फादर के बारे में बताइए। आपके ब्रदर ने भी जो है, आपने बताया कि रशिया से शायद उन्होंने इंजीनियरिंग या कुछ किया है, तो उसके बारे में चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली मेरे पापा जी जो है वो एक टीचर है, बाकुड़ ये स्कूल है वहां पे, आठनेर के पास में, वहां पे टीचर है। और उन्होंने वो पहले सीएससी बीआरसी भी रह चुके हैं वैसदेई के अंदर, तो उनके पास में बहुत ज्यादा, तो इस घर हमारा एक तरीके से टीचिंग, यानी स्कूल और घर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता था कि मॉर्निंग में 4 o'clock जगने का, रात में 10 बजे सोने का है, बीच में आपको पढ़ाई करने का, खेल कूदने का कोई मौका नहीं है। तो मैं तो जब नवोदय गया था, मैं तो बहुत खुश था कि मुझे थोड़ा छुटकारा मिला स्कूल से। अच्छा। फिर पापा जी कहते हमेशा, उनका पापा जी का एक हमेशा ये रहा है कि उन्होंने सपोर्ट बहुत किया है मुझे, कि अगर मैं जी। कभी भी कोई भी पेपर, अगर मैं पेपर बैकलॉग रहता था, तो मैं कभी मम्मी को नहीं बात करता था या पेपर के पहले बात नहीं करता था, सिर्फ मैं पापा को कॉल करता था। और पापा का एक ही अच्छा। डायलॉग रहता था कि तेरे को सब आता है, सामने वाले के अरे वाह। पास में जो भी चीज आएंगी, वो तू अपने तरफ से जितना इनपुट दे सकता है उतने देने की कोशिश कर, ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वाह ये वाह। चीज एक जो मॉरल सपोर्ट रहता था, वो पापा जी ने हमेशा दिया, चाहे बैकलॉग रहे या पेपर के पहले डरा हूं या फिर नहीं हूं, और उनके सपोर्ट से ही आज यहाँ पे हो। फिर मम्मी जी जो थी, उन्होंने बचपन से ही, यानी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इसकी पूरी तैयारी, मैथमेटिक्स की टीचर है, तो हमेशा मैथ उनके थ्रू ही सीखा है, तो इंजीनियरिंग तो हमारे खून में ही आ गई थी। अच्छा। जी। और फिर जब मैं मॉस्को से रिटर्न गया था और जापान आने के बीच में मैं घर पे गया था, उस समय मम्मी को राज्यपाल पुरस्कार मिला था, तो मैं खुद वहां पे गया था अटेंड करने के लिए मम्मी के जी साथ में। और जी। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 2 बार नॉमिनेट भी हुई है मम्मा। तो मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर सी विल गेट अगेन। और फिर जो बड़े भैया है, बड़े भैया मेरे, जो अगर बेसिकली हर किसी के कोई आइडियल रहते, तो मेरे बेसिकली आइडियल मेरे बड़े भैया थे बचपन से, क्योंकि उन्हीं को मैं देख रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है, और अच्छा अच्छा। स्ट्रगल मेरे से ज्यादा उन्होंने किया। तो जी। उससे मुझे पता है कि स्कूल भैसदेई से डायरेक्टली भोपाल, और भोपाल से सीधा बेलारूस में जाकर के इंजीनियरिंग करना, फिर जर्मनी से पीएचडी करना, तो ये सब चीजें उनके थ्रू मुझे आया कि हाँ, ये मेरे भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, एक कंपटीशन। तो ये अच्छा कंपटीशन अच्छा। एक बहुत ही अच्छा हमारे बीच में चला।
और अच्छा फिर हम दोनों ने मिलकर के फिर कंपनी भी खोली, जो कि अच्छा उन्होंने अपना जॉब को बीच में होल्ड करके, जर्मनी में भी अच्छा। काम कर रहे थे, तो हाँ हाँ। जर्मनी से होल्ड करके वो वापस इंडिया आए, इंडिया में आके कंपनी को स्टेबल कर रहे हैं, और फ्यूचर हाँ। में जो भी होता है उसके हिसाब से, और फिर बाद में जर्मनी जाकर के अपनी कंपनी को यहाँ पे कंटिन्यू करके जर्मनी में फिर वापस रिसर्च के लिए जाएंगे। तो ये बेसिकली था। और बड़े भैया का उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी की है, उनके नाम पे पेटेंट एंड कॉपीराइट्स है, कि जैसे कि अगर एक प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर के अंदर सीमोस टेक्नोलॉजी रहती है, गेट्स रहते हैं, तो गेट्स के आपके पास में क्वांटिटी नहीं रहती। एक अगर इंटेल का i7 प्रोसेसर है, तो उसके अंदर बोला जाता है कि 1 मिलियन 1 बिलियन गेट्स लगे, सीमोस लगे, तो वो जो रहते हैं उसकी क्वांटिटी नहीं रहती कि उसको कितना पावर हर एक गेट को लगेगा। पर इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम बारस्कर फॉर्मूला भी रखा उन्होंने। अरे वाह, तो क्या बात है। जी। ये फॉर्मूले के थ्रू ये हो सकता है कि जो पावर कंजप्शन है और जो यूजेज है कोई भी प्रोसेसर में, उसको कम किया जा सकता है। तो उनका प्रोजेक्ट इंटेल के साथ ही था और वही कंटिन्यू कर रहे थे, और अभी बीच में छोड़ के कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं मिला हूँ आपके भैया से, पीयूष भैया से मुलाकात करी है मैंने, और काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है। और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि पीयूष भाई भी हमारे साथ में जुड़े, उनके भी ज्ञान का जो है भंडार, हम उसमें से कुछ लेना चाहेंगे उनके साथ में। तो हम आगे बढ़ना वो चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ वो सबसे बड़े ज्ञानी है। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी है। मेरी मुलाकात हुई है उनसे, और लेकिन काफी समय हो गया, गैप हो गया, उसके बाद उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो बहुत अच्छा लगा आदित्य भाई, आज आपने इसके बारे में, अपनी जर्नी बारे में बताया। अब हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम जो आज का हमारा जो टॉपिक है, कि हम डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि सो सबसे पहले हम बेसिक शुरुआत उसी से करें। तो एरोस्पेस दो तरीके से होता है। एक एरो मीन्स हवा, स्पेस मीन्स हवा के ऊपर, जहां पे जी। कुछ भी नहीं है। तो अगर आप स्पेस बोलेंगे तो स्पेस मतलब कुछ नहीं, खाली कुछ जगह। नहीं, खाली। तो एरोस्पेस दो चीज में डिवाइड होता है, एक एरोनॉटिक और एस्ट्रोनॉटिक। तो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग रहता है जो 70 किलोमीटर के अंदर काम करते हैं। तो 70 किलोमीटर, हमारी जमीन से 70 किलोमीटर, जहां पे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल टेक्नोलॉजी ये सब आती है। फिर उसके ऊपर रहता है एस्ट्रोनॉटिक्स। तो उसके अंदर आता है कि आप सीधा के सीधा आउटर स्पेस में, जब ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो, तो वहां पे कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारा तो अर्थ एक बहुत छोटी सी जगह है, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी, नेबुला, पूरा वॉइड्स और फुल यूनिवर्स है जहां पे हमको यूज किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को। तो इसके अंदर साइड में एरोस्पेस में दो ब्रांचेस मेनली डिवाइड करती है। और फिर अगर एस्ट्रोनॉटिक्स में जाते हैं तो फिर रॉकेट इंजीनियरिंग, स्पेस सिस्टम मैनेजमेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरप्लैनेटरी मिशन, और आज के समय पे तो स्पेस एक्स मार्स के तरफ बढ़ रहा है, तो उन्हीं के साथ में सबसे ज्यादा हर कोई मार्स पे जाना चाहता है, तो इसके ऊपर चलते रहते हैं। इस मामले में तो एलॉन मस्क जो है वो सबसे पागल आदमी लगते हैं मुझे। तो बेसिकली जी जो बंदा, जो बच्चा, जैसे आपका जो सपना था कि आप स्पेस के ऊपर रिसर्च करें, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाएं, उसके ऊपर आप काम करें, तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, या जो भी लोग स्पेस साइंस पे काम करना चाहते हैं, बेसिकली यदि हम हिंदी भाषा में समझे, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर यदि काम करना चाहते हैं, तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जी। बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक तरीके से यूनिवर्स है। ओके। अगर आप और जो एरोस्पेस निकला है वो मैकेनिकल की एक ब्रांच है। उसके अंदर ओके। फिर एरोस्पेस के अंदर एरोनॉटिक, एस्ट्रोनॉटिक से दो इसमें डिवाइड होता है। पर एक ये तरीके से, एक आप बोल सकते हैं मार्वल का जैसे यूनिवर्स होता है, आयरन मैन है, सुपरमैन है, बैटमैन है, इनके साथ पास में अलग अलग पावर है। सो एरोस्पेस में भी एक अलग चीज रहती है, जैसे कि आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकते हैं, कॉस्मोलॉजी पढ़ सकते हैं, कॉस्मोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक, स्पेस सिस्टम, एस्ट्रोबायोलॉजी, फिर आप स्पेस इकोनॉमिक्स, स्पेस लॉ। तो ये यानी हर फील्ड के जितने भी लोग हैं वो सबके सब एरोस्पेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियर होना जरूरी है, नहीं। अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भी आप एरोस्पेस कर सकते हो एज ए एस्ट्रोबायोलॉजी। क्योंकि अगर आप अच्छा। जा रहे हो, अभी जैसे आपने एमआईटी का सुना होगा, वीनस पे उनको कोई तत्व मिले जिसके कारण वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पे भी एक ऑर्गेनिज्म लिविंग में है। वीनस जो कि हमारे सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, और सन के पास में, फिर भी वहां पे हमको कहते हैं गैस मिली है जो कि सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो एस्ट्रोबायोलॉजी वाले काम करते हैं। अब जैसे मान के चलिए मुझे एक स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च करना है,
तो इंडिया एक लॉन्च कर रहा है, इंडिया ने सैटेलाइट बनाया, उसको स्पेस एक्स के साथ में लॉन्च करना है, तो वो यूएसए जाना पड़ेगा। तो इनके बीच में इंटर डील कौन करेगा? एक स्पेस लॉयर। तो जो लॉ स्टूडेंट रहते हैं ओ। वो एक स्पेस काम कर सकते हैं। और इंडिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो स्पेस लॉ करती है। अभी मैं इंटरनेशनल स्पेस लॉ का पार्टनर, जो पार्टनरिंग कंपनी है उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ कि न्यू एस्ट्रोप्रेन्योर्स जो आते हैं तो उनको स्पेस लॉ का जानकारी कैसे दिया जाए, क्योंकि एक सबसे खतरनाक चीज होती है हमारे इसमें डेब्रिस, कचरा। स्पेस का कचरा एक सबसे खतरनाक बीमारी बन चुकी है कि फ्यूचर में 50 साल बाद में हम कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते, और सभी का सभी अच्छा। चीज अगर फॉल करेंगी तो हर बॉम्ब के समान हर सिटी पे गिरेगा, इतना अच्छा। ज्यादा कचरा हो चुका है। तो स्पेस लॉ वहां पे काम में आता है कि अगर आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ये पैरामीटर्स आपको बनाने हैं और इसी के ऊपर जा सकते हैं। फिर ये सभी के मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट रहता है कि अगर आप इंजीनियर है पर आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, एक मिशन डिजाइन करना है, तो स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम आता है कि वो कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, तब जाके पूरा एक मल्टी यूनिवर्सल स्पेस ब्रांच बनती है। वाह, मतलब मैं समझ गया कि कोई भी बंदा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करता हो, सपोज यदि वो आर्ट्स की फील्ड को बिलोंग करता है, कॉमर्स को बिलोंग करता है, बायोलॉजी को करता है, एज किसी किसी को भी करता है, और यदि उसके मन में ऐसी इच्छा है कि वो स्पेस में, मतलब स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में वो अपना करियर बनाए, तो उस फील्ड से रिलेटेड उस जगह पे वो जा सकता है, चाहे वो जी लॉयर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड को बिलोंग करता हो, जो आपने बताया। जी ये तो जी बहुत अच्छी जानकारी आज आपने मुझे दी आदित्य भाई। और शायद ये हमारे जितने भी दर्शक, मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट कर लें और इसको अपने दिमाग में डालें कि यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आप डील करना चाहते हैं, जैसे आप बीच में डीलर है तो आप एक स्पेस एजेंसी और एक जो रिसर्चर है उसके बीच में आप डील कर सकते हैं, आप डिजाइनर जी। तो आप डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में उसमें आप जा सकते हैं, बायोलॉजी सबसे वाले भी जा सकते हैं। एरोस्पेस में सबसे ज्यादा जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है। क्योंकि आज के समय पे अगर हमको एक मोबाइल बनाना है तो हम मोबाइल को ऐसे तुरंत जाके नहीं बनाते, हम उसका एक पहले सिमुलेशन बनाते हैं, एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं, उसके बाद में एक प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं, तो वहां पे एक सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम आता है। राइट। तो वैसे ही स्पेस का अगर हम मिशन डिजाइन कर रहे हैं तो एक कैट कटिया जो डिजाइनर रहता है, 3D डिजाइनर, फिर एक सॉफ्टवेयर जो सिमुलेट करके देगा, फिर एक इंजीनियर जिसका वो डिजाइन रहेगा, ये सब मिलकर के फिर एक प्रपोजल देते हैं। So basically these are the things that are related, जो related है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब एरो और स्पेस का आपने मुझे जानकारी दे दी, और इंजीनियरिंग मतलब इन तीन चीज को मिलाकर के इसके ऊपर यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आप पीएचडी कर सकते हैं, आप उसे डॉक्टरेट कर सकते हैं, है ना। जी तो ये तो इसका मतलब हो गया। अब जो जैसे आपने बताया कि अब पीएचडी करने के लिए कहीं ना कहीं मास्टर्स लगता है ना। जी तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एरो यदि किसी बच्चे को, या कोई मास्टर्स जिसने कर चुका है या कोई करना चाहता है, अब उसको यदि करना है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, यदि उसको डॉक्टरेट करना है तो कैसे करें? मैं चाहता हूँ उसमें आप थोड़ा सा स्टेप वाइज उसको गाइड करें। यदि आप 10th या 12th के बाद से ग्रेजुएशन से भी शुरू करेंगे तो दैट विल बी गुड, वो अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टरेट रहता है ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, आप जीरो। तो जब हम डॉक्टरेट में आते हैं तो हमको लगता है कि मेरे पास तो मास्टर डिग्री, मैं तो रॉकेट इंजीनियर हूँ, पर जब आप डॉक्टरेट में आते हो तो वो नॉलेज एक साइड में रहता है और ये नॉलेज एक टोटली डिफरेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, आपको अपने हिसाब से एक पेपर पढ़ना है, अपने हिसाब से डिजाइन बनाना है, अपने हिसाब से अपना एक खुद का शेड्यूल बनाना है कि आपको इस लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है। स्कूल, कॉलेज और जो मास्टर डिग्री रहती है, ग्रेजुएट स्कूल, उसके अंदर हमारे सामने एक सब्जेक्ट रहता है, उसको हमको फॉलो करते हुए जाना रहता है। पर डॉक्टरेट में ऐसा नहीं रहता है, डॉक्टरेट में आपको अपने हिसाब से रिसर्च करना है। सो बेसिकली अगर कोई मास्टर स्टूडेंट है या बैचलर है, अगर वो जॉब के हिसाब से अगर डॉक्टर करना चाहता है तो कोई औचित्य नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरेट एक तरीके से प्योर रिसर्च होती है कि आप जाकर के ओके। वहां पे एक रिसर्च, एक नई टेक्नोलॉजी या फिर नई टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो उसके बाद में अगर आप डॉक्टर करना चाहते हैं तो बैचलर के बाद में भी डॉक्टर होता है, जैसे IISER भोपाल, यहाँ पे अगर आप फिजिक्स मास्टर प्लस डॉक्टर होता है अप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स का। फिर अगर कहते हैं आप मास्टर कर लेते हो तो फिर 5 इयर्स का डॉक्टर होता है। अगर बाहर जाते हो तो यूएसए में 5 to 7 इयर्स का डॉक्टर होता है मास्टर के बाद में। जर्मनी जाते हो तो 3 to 4 इयर्स का रहता है, यूके में 3 to 4 ईयर,
रशिया में थोड़ा डिफरेंट रहता है, वहां पे +3 इयर्स का स्प्रांतुरा होता है, फिर उसके बाद में डॉक्टर तुरा होता है, यानी एक पहले बैचलर टाइप की डिग्री होती है डॉक्टर की, फिर उसके बाद में आपको पीएचडी डिग्री मिलती है। रशिया जापान में जो पीएचडी रहती है वो 3 से 4 साल के बीच की रहती है, आपको उसके बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आपके पेपर पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉन्फ्रेंस, आपका डेटा सबसे ज्यादा, प्लेगरिज्म यानी एक एथिक्स आपको दिखाना पड़ता है रिसर्च के प्रति। फिर दूसरी चीज रहती है कि एक पीएचडी और डॉक्टर और डीएससी में क्या अंतर रहता है, कि डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस क्या है, पीएचडी क्या है। सो बेसिकली डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, आप वहां पे एक डिग्री के अंदर अपना एक रिसर्च टॉपिक को प्रपोज करते हैं। डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग में आप एक प्रपोज करते हो पर एक मिशन डिजाइन या फिर एक प्रैक्टिकल यूज दिखाते हो कि उसको कैसे करना है। और डॉक्टरेट ऑफ साइंस में आप एक डिस्कवरी के लिए जाते हो, जो कि एक थीसिस और पीएचडी और इंजीनियरिंग के बीच में आती है। तो ये Okay. सब चीजें वहां पे मिक्स होती है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आपसे मेरे डिस्कशन में भी ये बात आई थी, मैं प्रश्न भी उठाना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मल जो पीएचडी है, आपने उस समय भी कहा था कि नॉर्मल पीएचडी में और डॉक्टरेट में, डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी बताएं, थोड़ा विस्तार में बताएं कि क्या है ये डिफरेंस। तो पीएचडी बेसिकली आप फिलोसॉफी करते हो। फिलोसॉफी एक तरीके से आप कहीं पे जाते हो, उनको अपना आइडिया डिस्क्राइब करते हो कि कैसा करना है। सो Okay. आप किसी भी चीज पे फिलोसॉफी दे सकते हो। फिलोसॉफिकली आप एक, जब आप डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी यानी आप एक फिलोसोफर, फिलोसोफर का मेन काम है कि बातें करना, एक तरीके से दूसरे लोगों को अपना आइडिया बताना, या फिर एक तरीके से उनको समझाना कि कैसे किया जाता है। सेम चीज पे डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग, उसके अंदर साइड में आपको एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज के कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करके आपका प्रोजेक्ट रहता है। वो प्रोजेक्ट को आपको डेवलप करना है, न कि आपको सिर्फ एक आइडिया लिखने का है, पर आपको एक आइडिया बनाना भी है। तो आपको एक तरीके से वर्क प्लस डिग्री रहती है। ओके, मतलब बेसिकली फिलोसॉफी में तो जो आपके दिमाग में है आप उसको मतलब शेयर कर सकते हो, बस इसमें आपको एग्जीक्यूशन, आपको मटेरियलिस्टिक उसको बताना है, आपको ऑन फील्ड उसको बताना है कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। प्रैक्टिकल रूप में आपको उसको चीजों को आपको उसके साबित करना है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि ऐसा नहीं है कि आप फिलोसॉफी कर रहे तो आप सिर्फ बता दीजिए, नहीं, आपको रिजल्ट भी दिखाना है। पर आपको एग्जीक्यूशन, यानी परमानेंटली ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एग्जीक्यूशन करना है कोई भी चीज के लिए, या आपको कंपनी का सपोर्ट मिलेगा, ये नहीं। पर डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग में आपको सपोर्ट जरूर मिलता है। अच्छा, राइट। मतलब बेसिकली मैं यदि सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक कंप्यूटर की कल्पना करना कि कंप्यूटर ऐसा हो सकता है, उससे हम ये कर सकते हैं, तो ये हो गया पीएचडी। और यस, एक कंप्यूटर बना देना, ये हो गया डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब एक तरीके से जिसको हम कहें। जी एम आई राइट? जी जी जी। मैं भी सीख रहा हूं, थैंक यू। तो ये जो आपने भी बताया कि इसके लिए मास्टर्स हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं ही चाहता हूँ कि आप इसके लिए जो आप बता रहे थे कि और कैसे कैसे हम डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग एरोनॉट सॉरी एरोस्पेस इंजीनियरिंग हम कैसे कर सकते हैं, आप इसके बारे में और जानकारी दीजिए। सो बेसिकली अगर आप मास्टर कर रहे हो तो मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बेसिकली मैं फर्स्ट थिंग बताऊंगा कि आप कौन सी फील्ड में, डॉक्टरेट जो रहता है वो एक फील्ड नहीं रहती है, एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है। कि आप हो सकता है कि जैसे मैं एरोस्पेस का बता रहा हूँ, तो आप प्रपल्सन पे कर सकते हो, आप एक स्ट्रेंथ मटेरियल्स के ऊपर कर सकते हो, आप उसके कहते हैं वाइब्रेशन टॉर्क, इसके ऊपर कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर कर सकते हो। ये एक पूरी पूरी ब्रांच है, यानी आप जितने जी, आज तक के जितने सब्जेक्ट पढ़े हो, जितने चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर के अंदर जितने सब डिवीजन चैप्टर्स और हर पैराग्राफ है, उसके ऊपर आप एक पीएचडी कर सकते हो। तो अगर राइट। आपके पास एक मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टरेट किसी भी इस पे कर सकते हो। तो ये चीज मेन रहती है जब आप प्रपोजल देते हो। सो जैसे आपका मास्टर खत्म होता है तो उसके बाद में एक प्रपोजल रहता है कि आप क्या करना चाहते हो। सो प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके जो इंस्ट्रक्टर है, सुपरवाइजर है, वो अपॉइंट होते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, ये मेरे इसमें, आप जैसे पीएचडी करने जा रहे हो तो मेनली जो प्रोफेसर रहते हैं उनका एक टॉपिक, उन्होंने 20 साल 25 साल से रिसर्च कर रहे हैं, वो एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो वो अगर आप बोलोगे कि एक स्पेस इंजीनियर के पास में जाकर के कि मुझे लोधी के ऊपर कहते रिसर्च करना है या अकबर के ऊपर रिसर्च करना है, तो वो नहीं करेगा, उसको उसके स्पेसिफिक फील्ड का चाहिए। तो वो बंदे को जब सामने जाएंगे रिसर्च प्रपोजल देने के लिए,
तो वो रिसर्च उसके प्रोफेसर से रिलेटेड होना चाहिए और उसका कन्वर्सेशन और उसका मेन टॉपिक मैच करना चाहिए। जब प्रोफेसर तैयार रहेगा, स्टूडेंट तैयार रहेगा, तो फिर यूनिवर्सिटी तैयार होती है कि हाँ इसको हम अपॉइंट कर सकते हैं एक रिसर्च में। सेकेंड थिंग जाती है कि रिसर्च दो तरीके से होता है। एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम कि एक रहता है पैरासाइट रिसर्च और एक रहता है जीनियन रिसर्च। सो पैरासाइट रिसर्च वो होता है कि आप किसी प्रोफेसर या किसी का प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसका डेटा है उसको आगे बढ़ा रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूचर में इसी का प्रोग्रेस होती है। और एक रहती है जीनियन रिसर्च कि आज तक किसी ने कभी डिस्कवर नहीं किया और आप उसके तरफ जा रहे हो। तो जैसा कि मैं कर रहा हूं, तो ये सिर्फ 1% लोग ही करते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। आपके पास में कोई भी डेटा नहीं है पहले का, आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप एक स्टार्टिंग से आप एक बेबी को क्रिएट कर रहे हो, तो वो बहुत ही है डिफिकल्ट एक सिचुएशन रहती है। तो ये दो चीजें मेनली रख करके कि प्रपोजल, अच्छा सा प्रपोजल बनाइए, अच्छा से एक कवर लेटर लिखिए, अपने सीवी में जितने ज्यादा पेपर पब्लिकेशन हो सकते हैं वो करिए और डायरेक्टली प्रपोज करिए प्रोफेसर को। और मोस्ट ऑफ टाइम हमारे इंडिया में ये रहता है कि हम जाते हैं कंसल्टेंसी के पास में कि हाँ मुझे एमआईटी में एडमिशन लेना है, बताओ क्या करना है। कंसल्टेंसी बोलता है कि भाई जा जीआरई दे दे, टॉफेल दे दे, तेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर जीआरई टॉफेल दे दे, भाई सॉरी तेरा 1 मार्क से कम हो गया। तो ये गलत है, इसको फॉलो करोगे तो उनका बिजनेस चलता रहेगा। उससे बेस्ट बेसिकली आपने इन्हीं चीजों को फॉलो नहीं किया। आपने जो स्टार्टिंग में जो आपने जर्नी बताई थी, आपने इन्हीं चीजों को फॉलो नहीं किया। आपने जो है अपने इंजीनियरिंग के दिनों से ही आपने जो विदेश में जो रिसर्चर जो प्रोफेसर से आपने उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया मेल के थ्रू, है ना? मैं एक हमारे इसमें इंडिया में एक प्रॉब्लम रहती है कि हम बातें करने से डरते हैं। सामने वाले अगर जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो तो एक इंटरेक्शन बनता है हमारा, और इंटरेक्शन बनाने से हम डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे वो टीचर है उसके पास में जाएंगे हम, तो हमको डर लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो मेरे मार्क्स काट लेंगे। ऐसा नहीं होता है। टीचर को उतनी ही जरूरत है स्टूडेंट की जितनी स्टूडेंट को टीचर की जरूरत है, जबकि मैं बोलता हूँ कि टीचर को ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट की। विदाउट स्टूडेंट टीचर इज नॉट देयर। राइट। तो वहां पे हमारे पास में क्वेश्चन करने की एक एबिलिटी आनी चाहिए। तो मेरे पास में मैं जब भी कोई भी एक रिसर्च पेपर में कहते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए जाता था, रिसर्च पेपर खंगालता था, तो उसमें देखा अच्छा ये बंदे ने ये रिसर्च की है, तो मैं उसका ईमेल आईडी रिसर्च पेपर पे मिल जाती थी। अगर नहीं मिलती थी तो गूगल कर लेता था। तो स्कॉलर और कहते उसकी यूनिवर्सिटी को फॉलो करना, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, उसके डिपार्टमेंट में ढूंढने का कहाँ से उसकी लिंक है, कहाँ पे उसका फेसबुक पेज है या कुछ भी है, वहां से मिलने के बाद में उसको मैसेज करने का, हेलो माय नेम इज आदित्य भास्कर, आई एम डूइंग दिस थिंग्स, आई राइट आई लाइक यूर दिस पेपर, और ये कॉन्सेप्ट था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट है, आपको पसंद है कि नहीं मुझे रिप्लाई में बताइएगा। फिर उसको यानी अपनी पहले एक जीनियन जानकारी दीजिए कि आप कौन हो, कि आप जीनियन पर्सन और रोबोट नहीं हो, और फिर उसके बारे में थोड़ा मस्का मारिए, और फिर उसके बाद में थर्ड आप अपना एक आइडिया पिच करिए। ये तीन चीजें हमेशा यानी एंटरप्रेन्योर, रिसर्च और कहीं पे भी कन्वर्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इसमें छोटा सा एक आपको मैं देखिए, चूंकि हमारा जो शो है थोड़ा सा हम चूंकि बैक बेंचर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा लाइट में उसको बनाना चाहता हूँ। काफी ज्यादा ज्ञान की बात हो गई, तो मैं आपको एक हमारे बैतूल के क्या हर कहीं के किस्से होते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं भी एक जेन्युइन जिसको बोलना चाहिए, मैंने हमेशा कुछ ऐसा सोचा है कि मैं कुछ नया करूं। तो जब मैं बैतूल आया तो इंजीनियरिंग करने के बाद तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं क्यों ना यहाँ के लिए जॉब कंसल्टेंसी स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोगों को मैं फालतू घूमते देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास जॉब्स की नॉलेज नहीं पहुंचती हो, तो मैंने जॉब कंसल्टेंसी यहाँ पे शुरू करी। सो जो आपने कहा ना अभी एक जो कम्युनिकेट करने का जो तरीका, मैं चाहता हूँ कि शो के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, खासकर हमारे बैतूल जिले के, दे मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। आपके पास में रात के 11-12 बजे भी फोन आ जाता है कि सर जॉब है क्या? के 11-12, और चलिए उसमें भी ना कोई किसी प्रकार की जो एथिक्स जो बोलना चाहिए या जो मैनर्स बोलना चाहिए, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसे वो समझते कि हम पता नहीं क्या है। हाँ सर कैसे हो, ये भी नहीं पूछते जॉब मिल जाएगी क्या, ऐसे फोन करके ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी भी मैं आपको व्हाट्सएप पे, जैसे मेरा नंबर अभी भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ, तो आशा जॉब सॉल्यूशंस के नाम से मैंने फेसबुक पेज बना रखा है, तो जो भी मेरे पास में जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आती है डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ।
तो उस पे भी लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं, जॉब है क्या, जॉब मिलेगी क्या? भाई सब्जी थोड़ी बेच रहा हूँ यार, थोड़ी डिसेंसी दिखाओ, थोड़ा ढंग से मांगो यार, जॉब मांग रहे हो। जी तो मैं जी जी चाहता हूँ भैया थोड़ा सा जितने भी लोग देख रहे हैं, आप आदित्य भाई से सीखें कि किस प्रकार से अपने सीनियर्स के साथ में, जिनसे भी आप कोई चीज जानना चाहते हो उनके साथ में आप कम्युनिकेट करिए, थोड़ा सा आप सीखें आदित्य भाई से। तो अभी बेसिकली मैं कुछ महीने पहले कोरोना जब चालू हुआ था उसी बीच में मैं यूएसए गया था। तो मेरा जी। कोलैबोरेशन था एमआईटी हार्वर्ड के साथ में वहां पे अपनी रिसर्च के लिए। तो मैं गया वहां पे, तो साथ ही साथ में एक बेप्सन कॉलेज और एमआईटी का जॉइंट बूट कैंप था। तो ओके। मैं आपको बताया था कि मैं इंजीनियरिंग से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पीछे जा रहा हूँ मैं, यानी रिसर्च एक मेरा शौक है। पर एक रिसर्चर को पैसे नहीं मिलते उतने जितने एक नॉर्मल इंजीनियर और इनको मिलते हैं। तो उसके लिए मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ? अगर मुझे अपना शौक पूरा करना है तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ, जहां से मुझे एक कंटिन्यू मेरा एक इनकम सोर्स बना रहे और मैं अपना एक जो शौक है वो भी पूरा करते रहूं कि अपना एक सैटेलाइट बना दूं दुनिया के लिए। तो या इसके लिए राइट। मैं जब बुट कैंप गया तो वहां पे एक बंदा मिला था। वो उसका नाम मोर्स है। तो वो उनके पास में अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन की प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, यानी कंपनी का शेयर होल्डर है $15 बिलियन का। और उसने अच्छा। मुझे बोला कि तेरे पास में 10 सेकंड है, मुझे तेरा आइडिया पिच करना है। अब हम्म। 10 सेकंड हर किसी के पास में, अगर आप 10 सेकंड रहेंगे तो आप कैसे उसको बता सकोगे कि आप कौन हो? तो उसने हम्म। ट्रिक बताई कि जो सामने साइड में बिजनेसमैन रहते हैं उनके पास में अगर वो कार से ऐसे निकले या कार में जा रहे हैं तो उसी बीच में आपको कैसे वो रिकॉग्नाइज करना है कि आप आउट ऑफ द लॉबी या फिर आउट ऑफ द क्राउड कैसे हो सकते हो, ये आपको दिखाना है। तो 10 सेकंड है, 30 सेकंड है, 1 मिनट है, 3 मिनट है। इसके अलावा आप कभी भी किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप 3 मिनट के ऊपर गए तो इंप्रेशन आपका खराब हो गया। तो ये चीजें वही रहती है कि प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन बताइए और आप कौन हो ये जीनियनिटी बताइए। इसके बाद में आपका पूरा पूरा सिंपल हो जाता है। तो आपने 10 सेकंड में क्या बताया, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे को भी स्पॉन्सर चाहिए, तो जो कि मेरे शो का भी खर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो भी यदि मुझसे कहें कि 10 10 सेकंड में आपका आइडिया बताइए, तो मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा सा तो दस जानकारी सेकंड आप में मुझे दे। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपना पहले तो बिजनेस कार्ड रखिए हमेशा। और बिजनेस अच्छा। कार्ड में डायरेक्टली उनको दीजिए कि आप ये बताएंगे कि हेलो माय नेम इज आदित्य भास्कर, आई एम फ्रॉम दिस दिस इज। 10 सेकंड गए, आपको आपका नाम वाम छोड़ दीजिए। अब आप उसको कोई मतलब नहीं, उसके पास में बिजनेस कार्ड रहेगा, वो कार में बैठ कर पढ़ना चाहे पढ़ देगा या फाड़ देगा। तो उसको ये जी। रहना चाहिए कि जीनियन है। तो उसके साथ में डायरेक्टली बोलिए कि मैं सैटेलाइट से बिजनेस बनाना चाहता हूँ और एक स्पेस इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन डिजाइन करना चाहता हूँ। एक अच्छा ओके। खासा एक वर्ड जो उसको पीच करे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन स्पेस, और मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन हूं, स्पेस इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन अपने सैटेलाइट के थ्रू बना सकता हूं। और उसको अपना कार्ड दे दो। एक डायरेक्ट सिंपल सा है पिंच। ना, उसको एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन और अपना इंट्रो उसके पास में। जैसे यदि मैं किसी को कहूँ तो ये, जैसे यदि कोई स्पॉन्सर है कोई बड़ा सा, तो यदि मैं उसे कहूँ कि सर मैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बहुत अच्छा शो मैंने डिजाइन किया और ये मेरा कार्ड। जी। या उसको और बेहतर मुझे सोचना पड़ेगा कि और ऐसी क्या बात मैं बोलूँ कि 10 सेकंड में आदमी के पास में अपना पूरा, तो ये भी एक रिसर्च की चीज है। यदि आप किसी के पास जाते हो तो जो आपने बताया 10 सेकंड, 30 सेकंड और मैक्सिमम 3 मिनट में आपका जो आप बोलना चाहते हो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी। सो आदित्य भाई मोस्ट इसके लिए ऑफ मैं आपसे पर्सनल क्लासेस लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जी। जब हम जाते हैं, जैसे यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, एंजल इन्वेस्टर आते हैं, तो उनके पास में प्रॉब्लम रहती है कि जैसे अभी परसों के दिन अभी एक एंजल इन्वेस्टर आने वाला है हमारी लैब में। तो उन्होंने पिछले हफ्ते हमको एक गाइड दिया कि अगर आपको एक हमको स्पेस डेब्रिस को कैसे हम उसके ऊपर पैसा कमाया जा सकता है, तो उसके लिए सॉल्यूशन बताना है। तो उसने टाइम लिमिट दिया, 1 मिनट के अंदर आपको पिच करना है आइडिया। तो उसके पास में हम आइडिया कैसे लेके जाएंगे, तो वो सब चीजें हमें वहां पे जाके डिस्क्राइब करना पड़ता है 1 मिनट के अंदर। ओके। उसको रॉकेट पिच बोलते हैं हम। ओके। ओके। नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी बताई आदित्य भाई। और चूंकि आज हमारा पता ही नहीं चला, मैं अभी उससे घड़ी की तरफ देख रहा था क्योंकि उसमें तो टाइम नहीं बताता कि हम कितने देर से हम लाइव हैं। तो लगभग जी लगभग 45 मिनट्स के आसपास शायद हो चुका है हमारा, और आपसे 1 घंटे का मैंने समय लिया, तो मैं जल्दी जल्दी समरअप करना चाहूंगा। और 5 मिनट दोस्तों में रखे, यदि आप में से कोई व्यक्ति चाहता है लाइव आना और लाइव हमारे साथ में चैट में जुड़ करके आदित्य भाई से कोई क्वेश्चन करना, तो वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। और जितने भी लोग देख रहे हैं भैया, प्लीज 1 रुपए भी नहीं लग रहा है, फ्री में कर रहा हूँ, तो फॉलो वॉलो तो करो और यूट्यूब यूट्यूब पे भी जाकर के देखो सभी लोग, है ना। तो आदित्य भाई देखिए, हमारे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है
धन। जी। कल रात को मैंने थ्री इडियट्स थोड़ी सी देखी तो मुझे याद आया धन। तो धन की जो बात है इसमें, जैसे यदि कोई भी बच्चा है, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, यदि कोई भी आपने जो चीज बताई, तो सब इसके पहले मैं एक चीज और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन बच्चों को एरोस्पेस से इंजीनियरिंग, मतलब किन बच्चों को डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग लोग क्यों करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये हमेशा मेरे को हमेशा मैसेज में आता है जी। कि मुझे मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उसके बाद में मेरा हाँ। स्कोप क्या है। अरे भाई, जी। अगर आपको स्कोप देखना है तो आप पहले जाइए नासा, रशिया या फिर इंडिया की स्पेस एजेंसी की ब्रांच पे जाइए, उनके पास में किस स्कोप पे नौकरियां खुल रही है ये पहले जी। रिसर्च करिए। अगर आप कोई भी चीज में जाकर के पढ़ना या डिग्री लेना ये मायने रखते तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेंगी। आपके पास जी। में एक टैलेंट होना चाहिए। आपके पास में जी। एक जो अभी कहीं की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इंडिया में 40% लोगों के पास में स्किल्स नहीं है। और वो स्किल्स इसलिए राइट। नहीं है क्योंकि हम डिग्री के पीछे जाते हैं। हमको राइट। डिग्री के पीछे जाकर के एक स्किल डेवलपमेंट करने का है। अगर आप कहीं पे भी जाकर के देखते हो कि हमारे पास में अगर रॉकेट इंजीनियर बनना है तो रॉकेट इंजीनियर का सबका क्वेश्चन ये रहता है कि मैं एरोस्पेस से मास्टर कर लूंगा या डॉक्टर कर लूंगा तो मुझे नासा उठा लेगा। ऐसा नहीं है। नासा एक उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि वहां के लोगों के द्वारा बनाई गई है। वहां के लोग उनको कहते हैं इनकम टैक्स देते हैं और उससे वो चलता है। तो आप उसको इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, आप उसके एक रेसिडेंस या फिर ग्रीन कार्ड या फिर आप पासपोर्ट होल्डर नहीं हो तो आपको क्यों जॉब देगा? आपके पास में ऑप्शन है इंडिया या फिर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में फिर ये ऑप्शन रहते हैं कि आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको उनके बहुत सारे कोड ऑफ एथिक्स रहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। आप उनकी मिलिट्री जो एप्लीकेशन है उसमें कभी काम नहीं कर सकते। आपके पास में एक डिफरेंट आइडिया ऑफ सोर्स होना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें करना चाहते हैं तो फिर एरोस्पेस में आइए या फिर कोई भी ऐसे रिसर्च टॉपिक पे आइए। दूसरी चीज ये रहता है कि आपको रिसर्च के बाद में पैसे की आप कोई गुंजाइश न रखिए अगर हम इंडियन है तो। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टरेट करते हैं उसके बाद में फिर रिसर्च के लिए बाहर जाते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, उसके बाद में वापिस आते हैं और प्रोफेसरशिप करते हैं। तो वो एक तरीके से रिसर्चर ही हो गए। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जॉब करना है डॉक्टर के बाद में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड भी हो सकते हो। अच्छा। जी। हे भगवान। तो मैं ये जो क्वेश्चन था इसके बाद जो मैंने आपसे पूछा था कि आपने तो बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि किन लोगों को करना चाहिए, तो भैया जिनका इंटरेस्ट है और जो रिसर्च करना चाहते हैं वही जाए, सिर्फ डिग्री के उद्देश्य से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने नहीं जाए, है ना। जी। और वो जैसा आपने पहले ही बताया था, किसी भी फील्ड का, किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति हो, यदि उसने उस स्ट्रीम से यदि मास्टर्स करा है, मतलब यदि कोई एमएससी भी यदि किसी ने किया हुआ तो भी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकता है ना। जी। तो जो है आपने एक चीज और बताई थी आदित्य भाई कि मतलब डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत कम कॉलेजेस कराते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक सो ना, जो आपने बताया था। तो मैं चाहता हूँ तो कुछ ये कॉलेजेस का आप नाम बताएं जो एरोस्पेस मोस्टली इंजीनियरिंग कराते हैं। एरोस्पेस जो डॉक्टरेट इंजीनियरिंग है ये यूके में सबसे ज्यादा फेमस है और ओके। जर्मनी के कुछ कॉलेजेस है वहीं पे होता है। यूएसए में करीबन एक या दो जो ड्यूक्स कॉलेज है उनके अंदर होता है। बाकी जितने भी इंपेरियल कॉलेज रहते हैं जो यानी बहुत ओल्ड वाले हैं, जैसे यहाँ पे 7 इंपेरियल कॉलेज है, सिर्फ उन्हीं के अंदर में डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग होती है। बाकी कहीं पे भी आपको नहीं मिलता है। तो और वो दूसरी चीज रहता है कि डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग वो दे सकता है जिसके पास में डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग हो। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में गए और जो आपका सुपरवाइजर अगर उसके पास में डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है तो वो आपको नहीं दे सकता क्योंकि अच्छा, वो आपके अपने प्रोफेशन इंडिया ही में कहाँ कहाँ पर है? हमारे इंडिया में कहीं पे नहीं है। कहीं भी नहीं है? नहीं है। ओहो। तो भैया यदि कोई बहुत महान व्यक्ति देख रहे हो तो कृपया करके वो कोशिश करें, और मैं आपसे भी चाहता हूँ आदित्य भाई कि यदि आपके प्रयासों से हो सके तो हमारे इंडिया के जो बच्चों उनको इंडिया में ही जो है एरोस्पेस, डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने का मौका मिले। और इसमें मैं आपने बताया कि इसमें जॉब करने के बाद में मतलब यदि आप ओवर क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। मैं एक सबसे आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ आदित्य भाई कि इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स कैसे हैं? जैसे मैं हर चीज के तीन पक्ष रखता हूँ। यदि आपने रिसर्चर हैं आप, यदि आपने डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है, तो क्या आप उसको, आपके पास प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब्स है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने जॉब्स है, और यदि आपको दोनों में जॉब नहीं मिलती है तो आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं? इन तीन सेगमेंट में मैं आपकी राय चाहता हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने जैसे डॉक्टरेट कर लिए, रिसर्चर बन गए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहता है मोस्ट ऑफ कि आप पोस्ट डॉक करने जाइए, यानी आप मोर आदित्य भाई, रिसर्च। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। एक्चुअली इंस्टाग्राम ने बोल दिया कि आपके पास फिर 18 सेकंड है, तो मैं इस सेशन को यहीं पर अभी 2 सेकंड के लिए समाप्त करके फिर हम नया सेशन में इसको मैं फिर से आपको कंटिन्यूस पे ले रहा हूँ, है ना? कंटिन्यू ले ओके। रहा हूँ आदित्य भाई। माफी चाहता हूँ दर्शकों, आप फिर से इसमें हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए। दोस्तों, किन्हीं कारणों से शायद इंस्टाग्राम पे कुछ उसका वो रहता हो कि हम थोड़ी देर ही हम बात कर सकते हैं। तो हमारे साथ में भी बने हुए हैं आदित्य भाई, आदित्य बारस्कर जी, जो कि डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं जापान से। आदित्य भाई हमारे साथ में जुड़ने के लिए फिर से आ चुके हैं, तो मैं आदित्य भाई को ज्वाइन करवा रहा हूँ। जी, हेलो। वेलकम बैक आदित्य भाई। जी। काश हमारे कोई स्पॉन्सर होता तो हम उनका नाम भी लेते कि आज बीच में उनका हम ब्रेक दिखा देते। तो जी। हमारी जी। जो बात चल रही थी आदित्य भाई, हम बीच में ब्रेक हो गया थोड़ा सा। तो ये जो इसमें जो इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स हैं, है ना, या किसी जो 3 सेगमेंट्स पे हम बात कर रहे थे कि जैसे गवर्नमेंट में जॉब मिल सकती है क्या, प्राइवेट में मिल सकती है क्या, मतलब डॉक्टरेट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद में व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप में कितने क्या क्या रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिल सकता है, इसके बारे में आपकी राय चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के लिए तो यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना रहता है। पोस्ट डॉक कर लीजिए आप। पोस्ट डॉक में भी आपका जो डॉक्टरेट के बाद में 2 या 3 साल का आप रिसर्च करके फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या फिर एक रिसर्चर और रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हो। जी। साथ ही साथ में आप जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डीआरडीओ, डीओएस, अंतरिक्ष, इसरो, फिर आपका लेबोरेटरी, सॉलिड स्टेट लेबोरेटरी, ये जितनी भी लेबोरेटरीज हैं इनके साथ में आप काम कर सकते हो, एजेंसी के साथ में काम कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हो या फिर प्रोफेसरशिप कर सकते हो। साथ ही साथ में आप उनकी कईयों अभी इंडिया में बहुत सारे एरोस्पेस कंपनीज खुल रही है या फिर स्पेस एक्स, और इनके अगर उनके गवर्नमेंट के कोई लॉ आपके बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप उनके साथ काम कर सकते हो। साथ ही साथ में आपके पास में ऑप्शंस ये भी रहते हैं कि आप अपनी खुद की लेबोरेटरी स्टेब्लिश कर सकते हो, अपने रिसर्च फंड या फिर ग्रांट, यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू रिसर्च करके ग्रांट्स ले सकते हो। तो ये फाइनेंशियली एक सपोर्ट ये रहता है, बट मेनली रहता है कि आप रिसर्च कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आप रिसर्च ओके। नहीं करते हो तो फिर आप कंपनीज में जा सकते हो। तो कंपनीज में ये रहता है कि आप अगर एरोस्पेस है तो आप एविएशन कंपनी में जा सकते हो, जहां पे आप बोइंग, एयरबस, लॉकेट मार्टिन या फिर बहुत सारी कंपनीज है जो कहते हैं बनाती है एरोप्लेन्स, उनके साथ में, या हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री जैसे लियोनार्डो हो गई, ये सब के सब इंडस्ट्री में जा सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी, एमबीडी, या फिर आपका राफेल के साथ में काम कर सकते हो, डसॉल्ट के साथ। अगर ये नहीं होता है तो फिर आपके पास में ऑप्शंस रहते हैं कि आप खुद का अपना स्टार्टअप कर सकते हो, जिसमें आप अपनी खुद की एक लेबोरेटरी स्टेब्लिश करके अपना जो ओके। रिसर्च आपने अभी तक की है उसको कैसे प्रोडक्ट में लाया जा सकता है उसके ऊपर ओके। काम कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ जो डॉक्टरेट करते हैं वो पोस्ट डॉक करके कोई भी यूनिवर्सिटी में लैब चालू करते हैं और फिर वहां से बहुत सारे स्टार्टअप्स निकलते हैं। सो जो ओके। टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेशन रहता है या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर रहता है वो कोई भी एक रिसर्चर अपनी लेबोरेटरी से निकाल करके पब्लिकली लेके जाता है। ऐसा ओके। नहीं है। अगर एग्जाम्पल देखिए कोविड की सिचुएशन में, कोविड की वैक्सीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे। हमारा जी। इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास में अच्छी लेबोरेटरी नहीं है या फिर हमारे पास में यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे पास में लेबोरेटरी भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पर यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी एक तरीके से आज हॉस्पिटल बन चुकी है, वहां पे ओके। रिसर्च नहीं हो रहा है। और वहीं पे अगर आप ऑक्सफोर्ड और इनकेस में देखा जाए, उनका हॉस्पिटल अलग है, उनकी लेबोरेटरी अलग है। क्यूसू यूनिवर्सिटी में वैक्सीन चालू है, उनकी हॉस्पिटल कैंपस अलग है जहां पे ट्रीटमेंट चलता है। साथ ही साथ में 25 से 30 लेबोरेटरी सिर्फ उसी के हर एक कंपोनेंट पे काम करी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना फास्ट किया जा सके। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। अच्छा, तो मतलब अच्छी खासी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मिल जाती होगी, मतलब जैसा आदमी भी चाहता है कि थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल हो, जैसे हर कोई चाहता है कि घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घरवाली हो, तो ये सब में उसके है पूरे ना? हो सकते हैं एक मतलब।
एक तरीके से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतने तरीके से नहीं मिलेंगी जितना एक एमबीए करने के बाद में एक बंदा जो डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से एक रिसर्चर हो, तो आपका मेन फोकस रहता है कि आप सोसाइटी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे करते हो, और एक ओके। मैनेजर का ऑप्शन रहता है कि उसको बेचा कैसे जा सकता है। ऑब्वियसली उसको पैसा ज्यादा मिलेगा यहाँ पे रिसर्च में, पर यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन रहता है। राइट। और वैसे भी जहां तक मेरी जो सोच बन रही है आदित्य भाई आपसे बात करके, और खासकर जो लोग रिसर्च में जो होते हैं वो एक प्रकार के जिनको बोलना चाहिए कि एक वैज्ञानिक ही कहना चाहिए उनको एक तरीके से, है ना। और उनका दिमाग जो है वो उनको पैसे देने से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो जी व्यक्ति घंटों लेबोरेटरी में बिता सकता है उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च से मतलब है, उसकी रिसर्च पूरी हो गई है ना, उसको पेमेंट मिल गई अपने आप ही। जी उसको तो जी सिर्फ जी। ये चाहिए कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो उसको लग रहे हैं रिसर्च के लिए, यदि उसको वो किसी ने अवेलेबल करवा दिए तो वो उसके लिए भगवान हो गया। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने करीबन 7-8 महीने पहले बहुत बड़ी न्यूज चली थी, एक बंदी जो यूएस की थी उसने ब्लैक होल की फोटो निकाली, अगर आपने ये न्यूज अच्छा, पढ़ी हाँ होगी। हाँ 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 तो हाँ हाँ हाँ। वो जो बंदी थी उसने पोस्ट डॉक किया, उसके बाद में 5 साल के करीब में वो रिसर्च कर रही थी, पर 5 साल में और पीएचडी में जो उसने डेटा कलेक्ट किया, ये 7 से 8 साल के बीच में डेटा कलेक्ट किया, उसको कंपाइल करके एक उसने इमेज बनाई। उसके अच्छा। बाद में देखिए उस 7 से 8 साल में उसको कोई नहीं पूछता था, जैसे ही हाँ, उसकी एक छोटी सी इमेज जो वो भी निकली थोड़ी सी पब्लिक, ब्लर। ब्लर, और वो भी यानी हाँ। वो एक तरीके से ऑप्टिकल इमेज नहीं है, वो रेडियो हाँ हाँ, एस्ट्रोनॉमी की तरफ से उसको कंपाइल करके कि हाँ कंपाइल यहाँ पे करके वन वो। जीरो है, 10 है, 10 है, उससे कंपाइल हाँ। करके बनाई। तो उस एक इमेज से आज वो सबसे ज्यादा पॉपुलर इसमें। राइट राइट राइट। और आप भी भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया, प्लीज याद रखिएगा पारस गुप्ते को, है ना। तो कि कभी हमारी बात भी हुई थी। और नहीं आदित्य भाई, सल्यूट है आपकी रिसर्च को, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, और हमारे जितने भी लोग शो देख रहे हैं, कि आप जिस चीज के ऊपर आप जो पावर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के ऊपर जो आप कार्य कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरी या इन्वेंशन जो भी आप बोलते हैं, वो ये हो सकता है आदित्य भाई। तो ये 3 प्रकार से आपने जो बताया कि भैया जो रिसर्च करने जाते हैं थोड़ा सा बगला गाड़ी के बारे में थोड़ा सा आप छोड़ दो, है ना, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन पहला आपको रिसर्च पे ध्यान देना जी, आगे वो सब आता है, धीरे धीरे आता है। है। अच्छा। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आदित्य भाई, कि क्या किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी, कोई बच्चा, जैसे आपने कहा कि आपने खुद ने स्कॉलरशिप लेकर के आप विदेश गए थे पढ़ाई करने, तो किस प्रकार से बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन तो कौन से बेसिकली एग्जामिनेशन होते हैं, क्या कैसे कर सकते अगर जैसे आप बेसिकली अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आईआईटी, जेई, फिर अपना एआई ट्रिपल ई, आज के समय पे जहां तक एआई ट्रिपल ई नहीं है हैं। तो जे इनके डबल ई थ्रू हो आप। गया है। जी, तो वो एक ही जी। इसमें कर दिया। हमारे समय पे एआई ट्रिपल ई था तो मुझे एआई ट्रिपल ई हाँ। के थ्रू स्कॉलरशिप मिल गई थी, उसके बेसिस पे मेरे अच्छा। मेरिट लिस्ट में आ गया था। तो मुझे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गया था उन्होंने मुझे थोड़ा फंडिंग मेरी कहते कम कर दी थी, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही साथ में जब मैं मास्टर के लिए बाहर गया था तो नहीं, तो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, जब आपने एआई ट्रिपल ई दिया तो फिर आपने इंजीनियरिंग करी है एआई ट्रिपल ई के थ्रू, आपने महाराष्ट्र के किसी कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करी है ना, इलेक्ट्रॉनिक जी कम्युनिकेशन से, जी। तो वहां पर भी आपको स्कॉलरशिप मिली, जो आप टॉप इसमें स्कॉलर आए थे। मुझे कहते हैं बेनिफिट मिला, अच्छा 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 अच्छा। फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, पर वहां पे वो स्कॉलरशिप नहीं थी, मुझे पेमेंट करना पड़ता था, पर कुछ परसेंटेज मेरा रेड्यूस था। अच्छा हाँ, वो कॉलेजेस वगैरह में कुछ रहता है कि शायद जो टॉप में जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जी, तो एक चीज और इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से ओबीसी को स्कॉलरशिप भी मिलती है शायद, जी भाई जी, साहब। बहुत सारे लोगों को मिलती है। सो बेसिकली अगर कहता है मैं उस समय पे अगर कोई बड़े कॉलेज में जाता था तो मुझे कुछ नहीं मिलता था, मैं एक छोटे कॉलेज में गया तो उनको एक वैल्यू चाहिए थी, मुझे इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए थी, नॉलेज चाहिए था, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा था। तो मैं उस हिसाब से चूज किया कि हाँ यहाँ पे मुझे पेमेंट भी कम पड़ रही है, डिग्री मिल रही है, और मुझे आगे चल के तो एरोस्पेस में जाना है, तो मैं उसके हिसाब से तैयारी करता हूँ, मैं फास्ट हो जाऊंगा। अगर मैं आईआईटी में जाकर के अगर नहीं कर पाता तो कोई मतलब नहीं, तो वहां पे मुझे राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई थी। फिर जब मैं ओके। मास्टर के लिए गया था तो उस समय से मेरा पेपर लिखना, और मैं टोफेल और जीआरई की कोचिंग से लेकर के मैं सब किया, यानी इंजीनियरिंग के टाइम पे ओके। हैदराबाद जाके, दिल्ली जाकर के, बेंगलोर जाकर के, यहाँ पे सब जगह कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता था, ट्रेनिंग भी करता था, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी लेता था, कि अगर मुझे यूएस से जाना, मेरा फर्स्ट चॉइस थी कैलटेक का, तो कैलटेक के लिए, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
जहाँ पे एरोस्पेस में सबसे ज्यादा रिसर्च होता है। JPL है, जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी नासा की, तो उसके अंदर काम करने की बहुत बचपन से इच्छा थी। तो उसके लिए मैं टॉफेल GRE कर रहा था, साथ ही साथ मैं पेपर पब्लिश कर देता था। तो वो पेपर और मेरा बैचलर में मैंने 3 प्रोजेक्ट कर लिए थे उस समय तक के, अपना बैचलर की थीसिस, ये सब चीजें लगा करके जब मैंने MP गवर्नमेंट को दिया, तो MP गवर्नमेंट की एक ओवरसीज स्कॉलरशिप रहती है जो 1 करोड़ तक की दिया जाता है। तो वो स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई किया, तो उनको मेरा प्रोजेक्ट और ये सबका सब अच्छा लगा। हालांकि उस समय पे बाकी जितने भी लोग थे वो सब के सब PhD और पोस्ट डॉक के लिए थे, मैं अकेला मास्टर के लिए था, तो उन्होंने मुझे मास्टर के लिए दिया उस समय पे। और वो सपोर्ट मुझे वहां पे मिला रशिया जाकर के। रशिया में जब मैं किया, फिर उसके बाद में जैसे जापान के लिए रहती है, तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि अगर कोई किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कंसल्टेंसी के पास में जाकर के मुझे USA में पढ़ना है तो मुझे एडमिशन कैसा मिलेगा, नहीं, पहले आप ये पता करिए कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करना है, पहले कंट्री पता करिए, कंट्री के अंदर 10 यूनिवर्सिटी चूज करिए, 10 यूनिवर्सिटी के अंदर 10 प्रोफेसर चूज करिए, और 10 प्रोफेसर को ईमेल करिए कि मैंने आपका पेपर पढ़ा, और हर 10 प्रोफेसर के 10-10 पेपर्स रहते हैं मिनिमम, तो वो पेपर को पढ़िए, और उनको जब आप ईमेल करोगे तो आपके पास में 1,000 लोगों की लिस्ट हो जाती है, और वो 1,000 लोगों में डेफिनेटली एक बंदा जो जरूर रहेगा जो आपको हायर करेगा, और वो हायर करेगा तो उसके साथ में डायरेक्टली बताइए कि मेरे पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ। हो सकता है कि 1 साल का गैप लेना पड़े, मैंने 1 साल का गैप लिया था क्योंकि मेरे साथ में प्रोफेसर और कहते यूनिवर्सिटी के बीच में डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, तो उस बीच में फिर वो आपके पास में स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन आते हैं। प्रोफेसर या तो आपको रिसर्च ग्रांट दे सकता है, या लेबोरेटरी में टीचिंग असिस्टेंट दे सकता है, रिसर्च असिस्टेंट दे सकता है। ये सब चीजें वही होता है जब आप उनके साथ में कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं। और फिर जैसे जापान में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में गए, वहां पे देखा स्कॉलरशिप सेक्शन हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रहता है, वहां पे जाकर के देखिए कि स्कॉलरशिप का मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है। हो सकता है कि आपको पहले भी मिल सकती है, बाद में भी। जैसे जापान का मैक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड टेक्नोलॉजी, उनकी स्कॉलरशिप अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ देते हैं विदाउट एजुकेशन फी, आपको एजुकेशन फी नहीं देना है। JSPS है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज तक के मिलता है, आपको उसमें कॉलेज की फी देना पड़ता है। रसिया में russiastudy.com है जो कॉलेज की फी पूरी माफ कर देता है। जर्मनी में डार्ड है जो कि आपको रिसर्च के लिए फुल फंडिंग देता है, साथ ही साथ में आपको 1,000 यूरो के करीब में मंथली अलाउंस देता है। तो ये सब चीजें हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रहता है, आप उनको फाइंड करिए, उनके साथ में डायरेक्टली बात करिए, और प्रोफेसर के साथ में डायरेक्ट बात करिए, तो आपको डायरेक्टली मनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आदित्य भाई, ये जो हम इंस्टा पे जो लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्ड होता है? ये सेव होता है? जी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैंने आज तक कभी लाइव नहीं किया इस पे। मैं भी पहला पहला कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये जो जानकारी थी मैं चाहता हूँ कि इसको ये रिकॉर्डेड रहे, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज का ऐसा सत्र मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आज ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो एक बार हम इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी करेंगे आदित्य भाई, हो सके 1-2 महीने बाद जब भी आपको समय मिले, तब आपके समय के हिसाब से। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया। अंत में सबसे आखिरी आपसे मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि मेरा हमारा जो शो है द पारस गुप्ते शो, ये बेसिकली ऑल फोकस्ड ऑन, मतलब इसका जो मेजर जो फोकस है वो स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर है, खास करके 10th और 12th के। क्योंकि हमारा ऐसा सोचना है, मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि हमको पता ही नहीं होता है किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उद्देश्य बताया था। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे अभी जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे जो छात्र छात्राएं जो हैं, उनको आप अपनी तरफ से द पारस गुप्ते शो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सो बेसिकली सबसे फर्स्ट कि कोई जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना है कि IIT में होगा या नहीं होगा, या फिर आप कहते कोई यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करना है कि नहीं करना है। ये कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, यह है कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट करें, कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आपको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है, या आपको फिर कहते कंपनी बनाने में इंटरेस्ट है। इन तीनों चीजों को आप कहते ये देखिए कि आपको किस चीज में जाना है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करिए। और आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोशिश करिए कि सबसे पहले हर किसी के पास में अप्रोच करिए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे तो आप कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। राइट। तो मोस्टली 10th 12th वालों को यही है कि जितना ज्यादा चिल आउट कर सकते हो चिल आउट करिए,
और फोकस यही रखिए कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है। विदाउट दिलचस्पी आपके पास में स्किल कभी नहीं आएंगी। राइट। मतलब जो मैं चिल्लाते रहता हूँ हमेशा, जो कहते रहता हूँ, उसका आप भी समर्थन करते हैं आदित्य भाई, कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने जिस भी चीज में आपकी रुचि है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना करियर चूज करें। और इस सरल भाषा में कहें तो कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब। यस। ताकि आपको जिंदगी भर काम करने में मजा भी आए और आप अच्छे से अपना जॉब भी करें और आप अपनी जिंदगी भी जिए। जी। और अगर अगर आप अपना मनपसंद जॉब और अपना मनपसंद काम करते राइट, ले सकते हैं। हमारे साथ में अभी आपके जैसे जो यंगस्टर्स हैं, काफी सारे ऐसे यंगस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो अभी इतना उन्होंने सब कुछ कर लिया है कि नाउ एट द एज ऑफ 30-40 वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और यदि मैं एक चीज ये कहूँ कि जितने भी बड़े बड़े जो अभी जो एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, जो अभी सक्सेसफुल पर्सन, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने भी एक बात कही थी कि आप अपनी जिंदगी को जिए। और अभी जो बिल गेट्स जो कर रहे हैं, मार्क जगरबर्ग जो कर रहे हैं, इतना पैसा कमाने के बाद नाउ दे आर, वो इतने सिंपल रहते हैं कि उनको पैसे का कोई वो नहीं है, मोह नहीं। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारी जिंदगी जीना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जी, टेंशन लेकर के कोई औचित्य नहीं निकलता है। आपके पास में टेंशन रहेगा तो आप, पहली बात है, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपको मेनली दिमाग चला। दिमाग। बहुत अच्छा लगा आदित्य भाई आज आपसे बात करके। और शो के अंत में मैं इस शो के माध्यम से आपके पापा जी को भी, चंद्रभान बारस्कर बाबू जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से आपके जैसे एक भारत रत्न हम बोलना चाहेंगे, और हमारे बैतूल के फुंगसुक वांगड़ू आज से आपका मैं नाम रख दूंगा, हमारे बैतूल के फुंगसुक वांगड़ू जी से हमको संपर्क करने का मौका मिला। और मैं एक आपसे वादा लेना चाहता हूं आदित्य भाई कि जब जब हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जब जब हमारे स्टूडेंट्स को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारा शो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंचे। और बहुत जल्दी मैं ये चाहता हूं कि हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वेबिनार करें जिसमें आप जी। हमारे स्टूडेंट्स को संबोधित करें। मैं कोशिश जी करूंगा इस चीज के लिए। तो मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे और हमारे बच्चों को और हमें हमेशा आप मार्गदर्शित करते रहेंगे। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच आदित्य भाई। और थैंक मैं हमारी पूरी द पारस गुप्ते टीम की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद द पारस गुप्ते शो में आज आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारी मुलाकात हुई, थैंक यू सर। आज हमारी मुलाकात हुई आदित्य बारस्कर जी से। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीक एक और अच्छे एक्सपर्ट्स को आपके बीच में लेकर के आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य सक्सेसफुल हो सके तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे द पारस गुप्ते शो को लाइक, शेयर, फॉलो वगैरह जो करते हैं वो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई आपका भी और पूरे दर्शकों का। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।